ये देखें ना, ये वो लिस्ट है जो मैंने सीक्वेंस बनाया था बुक का। और मैंने आपसे कहा था कि ये सीक्वेंस जो है दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाया आज तक। इस बुक को समझने के लिए और समझाने के लिए ये सीक्वेंस इस बुक का टॉपिक वाइज मैंने ही बनाया है। बुक वन, बुक टू, बुक अच्छा ये हम कर चुके हैं, सेंटेंस कर चुके हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कर चुके हैं, एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, ये सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर, केस, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक प्रोनाउन, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कर चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कर चुके हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हम कर चुके हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस कर चुके हैं हम, एडजेक्टिव्स हम कर चुके हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स भी कर चुके हैं, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन भी कर चुके हैं, पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव भी कर चुके हैं, करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स भी कर चुके हैं, और आर्टिकल्स भी कर चुके हैं। इसके बाद बुक टू से एडजेक्टिव्स हम कर चुके हैं, बुक टू से एडजेक्टिव्स हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बुक वन से वर्ब। पॉइंट नंबर 20 है, वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसके बाद फिर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और फिर मूड, और फिर ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ये टॉपिक करने के बाद बुक टू की तरफ आएंगे और फिर वर्ड्स को एक मतलब फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या ख्याल? हम इस सीक्वेंस को फॉलो करने जा रहे हैं। वर्ब ओपन कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ जी। अब देखेंगे बुक में वर्ब कहाँ है हमारे पास। बुक ओपन करेंगे। हम्म, तो हम हैं इस वक्त पेज नंबर 43 पर, और हम पहले कंटेंट्स में जाएंगे और तलाश करेंगे वर्ब। शुरू में मिल जाएगा। अब जो वर्ब है ना, वर्ब में बड़ा गंभीर मसला है। वर्ब को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया, मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। मैंने अपनी बुक में, सॉरी, मैंने अपने चैनल पे वर्क को जैसे डिफाइन, देखो पॉइंट नंबर 20 आ गया ना पेज नंबर 65 पर। तो हम यहाँ से पेज नंबर 65 पे जाएंगे और पेज नंबर 65 पर पॉइंट नंबर 20 हम खोलेंगे। पेज है 28 है, 65 पे जाएंगे। तो मैंने जैसे अपने चैनल पे वर्क को डिफाइन किया, वो जरा डिफरेंट वे है। अच्छा अच्छा, माने यार पेज नंबर में इतना फर्क है। 65 खोलो तो 25 खोलो, होगा। ये आ गया 65। ठीक है भाई, अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। जी जनाब, देखिए, दी वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अच्छा, पहले तो वर्ब होता है क्या? तो यहाँ पर a verb is a verb that tells or asserts something about a person or thing। वर्ब वो लफ्ज है जो किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में स्टेटमेंट देता है, बताता है, कुछ बयान करता है। बहुत बुनियादी बात है, बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है कि वर्ब जो है वो जाहिर है सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताए, क्योंकि वर्ब इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब मैं समझा रहा हूँ, उसको जरा समझ लीजिए पहले जुमले को। ये बड़ा बुनियादी जुमला है, जरा गौर से सुनिए। बेटे, सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रैलन मार्टिन जब हमें शुरू की थी, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर ही कई दिन तक लेक्चर्स हुए थे। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो है व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में सेंटेंस है। लेकिन प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट में जो मेजर वर्ड है वो है, मेजर फंक्शन है वो है वर्ब।
वर्ब के बगैर प्रेडिकेट नहीं बनता। अच्छा, प्रेडिकेट कहते किसे हैं? कि व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में है, अब वो कुछ भी है, लेकिन इसमें वर्ब का होना लाजमी है। तो वर्ब ही तो बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, पर्सन या थिंग के बारे में। जो कुछ भी बता रहा है हमें वर्ब बता। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्बम। लैटिन वर्ड है वर्बम, और वर्बम का मतलब होता है अ वर्ड, लफ्ज। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस। इसे इसलिए वर्ब कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। और वर्ड को वर्बम कहते हैं, वर्बम से बना वर्ब। अब वर्ब में टेल अस, वर्ब हमें क्या क्या बताता है। अब जरा देखो, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, यानी एक्शन। कोई शख्स या कुछ है क्या काम करती है, जैसे हरी लाफ्स। यहाँ लाफ क्या है? वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, यहाँ स्ट्राइक क्या है? वर्ब है। जो एक्शन है क्लॉक का। दूसरा फंक्शन क्या है? व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग के साथ क्या किया गया। जैसे हरी इज स्कोल्डेड, हरी को डांटा गया, तो स्कोल्डेड क्या है? एक्शन। द विंडो इज ब्रोकन, खिड़की तोड़ी गई, तो ब्रोकन जो है वो एक्शन है। लेट्स गो में सब्जेक्ट कौन सा है? लेट्स गो में सब्जेक्ट जो है बेटे, लेट्स गो क्या है पहले तो ये बताओ। क्या लेट्स गो सेंटेंस है? आपने सवाल तो कर दिया, क्या लेट्स गो सेंटेंस है? क्योंकि सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के बनता नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस सेंटेंस इज अबाउट वी, लेट अस गो। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसके बारे में? अस के बारे में। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस इस्तेमाल किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन है, सेंटेंस नहीं है। और एक्सप्रेशन के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें सब्जेक्ट है, सेंटेंस के लिए जरूरी। ठीक है, अच्छा जी, तो हम आगे बात। कैन वी से दैट सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड? नहीं, अंडरस्टूड कोई चीज नहीं होती बेटा। जो नहीं लिखा वो नहीं लिखा, जो नहीं लिखा वो नहीं है। अच्छा, यकीनन आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, जाहिदुल्ला साहब ने सवाल पूछा है कैन वी से दैट सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। आप यकीनन ये देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस किससे कहा जा रहा है, लेट्स गो। तो जिससे कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है ना, यानी डूअर ऑफ एक्शन। तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता ही नहीं बेटा। हाँ, एजेंट अंडरस्टूड है, जिससे कहा जा रहा है काम करने को, वो अंडरस्टूड है। लेकिन ओपन द डोर है ना, ओपन द डोर में सब्जेक्ट क्या है? द डोर। ठीक है ना, ये सेंटेंस है, कंप्लीट इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ओपन एक्शन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द डोर, और इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। जिससे ये काम करने को कहा जा रहा है ना, वो यू है और वो एजेंट है। वो अंडरस्टूड है, वो सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा। एजेंट अंडरस्टूड है, मगर वो एजेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में बात थोड़ी हो रही है। भाई ये जुमला किसके बारे में? यू के बारे में थोड़ी है। ये जुमला डोर के बारे में। सब्जेक्ट तो ये है, जिसके बारे में जुमला होता है वो सब्जेक्ट होता है। हमारे पाकिस्तानी और इंडियन राइटर्स ने कमाल किया है कि वो यहाँ पे कहा कि यू जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है, और डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होता है, और वो अंडरस्टूड है, और वो मेंशन नहीं किया गया, हिडन है। कुछ लोग अंडरस्टूड कहते हैं, कुछ लोग हिडन सब्जेक्ट कहते हैं। हिडन सब्जेक्ट होता ही नहीं भैया। आप खुद बताएं ना। आई सीन इट अ लॉट फ्रॉम, हाँ, एक मिनट, फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर शो। यस, यूट्यूब पर बड़े बड़े चैंपियन है जो इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, उल्टी सीधी। भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। जब ग्रामर ये कह रही है कि सब्जेक्ट इज व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ओपन द डोर इज अबाउट, नॉट अबाउट द पर्सन हु ओपन्स द डोर।
ओपन द डोर इज नॉट द सेंटेंस अबाउट द डूअर ऑफ एक्शन. दिस सेंटेंस इज अबाउट द ऑब्जेक्ट, अबाउट द डोर. भाई दरवाजा खोल दो, ये जुमला किसके बारे में है? दरवाजा खोलने वाले के बारे में है या दरवाजे के बारे में? सीधी सी बात है, दरवाजे के बारे में. जिसके बारे में जुमला कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, जुमले का मौजू है. क्लियर हो गई बात? सवाल अच्छा है और बहस भी अच्छी है. ठीक है भाई, बताएं मैं आगे चलूं? ओके. हाँ जी, अब देखिएगा. ओके. यू मोस्ट वेलकम शाकिर अली. अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा. कहाँ थे हम? हाँ. वॉट अ पर्सन अ थिंग इज. अब यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी. एक शख्स या एक चीज क्या है. जैसे द कैट इज डेड. कैट क्या है? डेड है. तो यहाँ पर स्टेट वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, इज. ये एक्शन वर्ब नहीं. एक तो एक्शन को शो करता है वर्ब, दूसरे स्टेट को शो करता है. ठीक है. ग्लास इज ब्रिटल. यहाँ इज जो है बता रहा है कि ग्लास कैसा है, ब्रिटल. ठीक है ना. शीशा जो है वो कैसा है, ब्रिटल है, यानी नाहमवार है. अब आई फील सॉरी. तो अब यहाँ पर आई फील सॉरी. अब यहाँ पर एक्शन वर्ब है फील. इसको स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि फील सॉरी, फील जो है वो ये भी बता रहा है कि मैं क्या हूँ. आई फील सॉरी का मतलब मैं अफसुर्दा हूँ, है ना, मैं अफसुर्दा हूँ. यहाँ ये बता, तो मेरी कैफियत बताई जा रही ना, इसलिए इसको हम. अब रेने मार्टिन में असल में कॉन्सेप्ट है पुराने. मैंने पहले भी कहा. आ, कहीं कहीं मॉडिफिकेशन हो चुकी है. ये फील जो है, आई फील सॉरी. तो फील सॉरी का मतलब वैसे आमतौर पर होता है रहम खाना. ठीक है ना, आई फील सॉरी फॉर हिम. मुझे उस पर रहम आता है. तो यहाँ पर जो है वो ये वाला सेंटेंस अब आज की इंग्लिश के लिहाज से इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ब्रेन एंड मार्टिन में चूंकि चेंजेस नहीं हुई हैं, मॉडिफिकेशंस नहीं हुई हैं, एडिशन रिवाइज नहीं हुए हैं, इसलिए जो पुरानी इंग्लिश है उसमें जो चीजें चेंज हो गई हैं वो इस बुक में नहीं है. ठीक है. तो ये आई फील सॉरी वाली एग्जांपल आप हटा ही दें, इसको ज्यादा बेहतर है. कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि ये यहाँ सेट नहीं हो रही आज की इंग्लिश के लिहाज से. हाँ, 1958 की इंग्लिश के लिहाज से सही है, जब ये बुक पहली मरतबा रिवाइज हुई थी, उसके लिहाज से ये सही है. ठीक है ना. अब देखो डेफिनेशन क्या है वर्ब की. अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और एसर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. ये वही पहले वाली डेफिनेशन दोबारा आ गई. अ वर्ब ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. आमतौर पर वर्ब जो है अक्सर दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं. जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग. यहाँ वर्ब और सिंगिंग दो टुकड़े हैं वर्ब के. वर्ड सिंगिंग पूरा क्या है, वर्ब फ्रेज. और वर्ब फ्रेज में दो वर्ब्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी है और दूसरा मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है. आई हैव लर्न्ड माई लेसन. तो यहाँ हैव और लर्न मिलाकर बना वर्ब फ्रेज. और इस वर्ब फ्रेज में दो वर्ब हैं, एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब, लर्न. द वॉच हैज बीन फाउंड. अब यहाँ पर हैज बीन फाउंड है ना. तो यहाँ तीन तीन वर्ब हैं. एक हैज है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है. बीन सेकेंडरी ऑक्सिलरी है जिसे हम बी वर्ब भी कहते हैं. और फाउंड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, एक्शन वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब. तो एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं ना वर्ब में. रीड दीज सेंटेंस. अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए. द बॉय किक्स द फुटबॉल. यहाँ पे एक्शन का किक में, ये वर्ब है. द बॉय लाफ्स लाउडली. यहाँ लाफ क्या है, एक्शन है. ये क्या है, ये भी वर्ब है. लेकिन बताना क्या चाह रहे हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का फर्क बताना चाह रहे हैं. बेटे किक द फुटबॉल, किक के बाद ऑब्जेक्ट है द फुटबॉल, है ना. इसका मतलब किक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बॉय ने किक किया किसको, फुटबॉल को. ऑब्जेक्ट है ना पॉसिबल.
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय लाफ्स लाउडली, लड़का जोर से हंसा। तो अब लाफ का ऑब्जेक्ट कोई नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लाफ का एक्शन रिटर्न हो रहा है बॉय पर। ये इंट्रांजिटिव वर्ब। In sentence number one, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object football. अगर आप देखिए पहले सेंटेंस में बॉय ने एक्शन किया और उस एक्शन का इफेक्ट वापस बॉय पर नहीं हो रहा, फुटबॉल पर हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द वर्ब किक्स इज देयरफॉर कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मींस पासिंग ओवर, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ एक्शन इज पासिंग ओवर टू एनी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर टू में देखो, तो डिनोटेड बाय वर्ब laughs stops with the doer or subject boy and does not pass over to any object. अब लाफ जो है यहाँ पर आकर एक्शन बॉय पर ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। आप ये नहीं कह सकते ये एक्शन किस पर हुआ। द वर्ब laughs is therefore called an intransitive verb, means not passing over। अब देखो मैं इसकी आसान तरकीब बताऊंगा। अगर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आ गया, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आइडेंटिफाई करना भी आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो व्हाट का आंसर होता है या whom का आंसर होता है। या तो व्हाट का आंसर होता है, व्हाट मीन्स क्या, या whom का आंसर होता है, whom मीन्स किसको। अब देखो ना, अगर मैं कहूं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ क्या है। ही इज गोइंग टू स्कूल का ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, ही इज गोइंग टू स्कूल का ऑब्जेक्ट क्या है। कमेंट में देख रहा हूँ मैं, इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। जी, स्कूल, वेरी गुड। बेटे एक बात बताओ मुझे जरा गौर से सोच के, ही इज गोइंग, अब गोइंग पे आकर मैं रुक गया, मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, प्रेपोजिशन का नहीं। ही इज गोइंग, गोइंग एक्शन वर्ब है, यहाँ आके मैं रुक गया। ही इज गोइंग वॉट, वॉट का आंसर बताओ क्या है। ही इज गोइंग वॉट, वॉट का कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। सोच के बताओ मैंने सही कहा या गलत। हम्म, वॉट का कोई आंसर पॉसिबल, नो आंसर, वेरी गुड। अगर मैं कहता हूँ ही इज गोइंग होम, होम का कोई आंसर पॉसिबल है, कोई आंसर पॉसिबल है। हाँ, वेयर का आंसर पॉसिबल है, टू स्कूल। और वेयर का आंसर तो एडवर्ब होता है यार, ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है। व्हेन वेयर बाय हाउ का आंसर तो एडवर्ब होता है, हमें एडवर्ब थोड़ी ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो ना व्हाट का आंसर मौजूद है, ना होम का आंसर मौजूद है, और पॉसिबल भी नहीं है। तो वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर कहो ही इज ईटिंग, अब अगर मैं पूछूं व्हाट, तो व्हाट का आंसर पॉसिबल है, बिल्कुल है, कुछ भी हो सकता है। ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग मैंगोज, ही इज ईटिंग एनीथिंग। तो व्हाट का आंसर पॉसिबल है। तो ईट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। आई विल इनवाइट, व्हाट, व्हाट का कोई आंसर पॉसिबल नहीं। आई विल इनवाइट whom, किसको। अब आंसर पॉसिबल है, इसका मतलब इनवाइट ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज वॉकिंग, अब कोई ऑब्जेक्ट बताओ, ही इज वॉकिंग व्हाट, नो आंसर। ही इज वॉकिंग whom, नो आंसर। इट मीन्स वॉक इज इंट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ ना मेरे YouTube चैनल पर मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव, बाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, सारी फॉर्म्स मैंने करवाई। जरा एक नजर मेरे चैनल पे देख लेना, तो उस पर बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ, हाँ पैसिव वॉइस, हाँ पीपल मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल।
क्योंकि देखो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का मकसद क्या होता है? सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज करना चाहते हैं। जब वर्ब ऑलरेडी इंट्रांजिटिव है तो पैसिव वॉइस बनाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। नहीं बन सकता, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बनाने की। ठीक है, क्या ख्याल? बात समझ में आ रही है? अच्छा, टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर क्लास ऑफ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब ये क्लास रेगुलर हुआ करेगी। शाद रहें, आबाद रहें।